हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौशल कश्यप। आज हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग फिजिक्स का नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं किसको है। तो ये आपका जो फिजिक्स का 12th का जो सिलेबस है, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि अबाउट 70% 12th का सिलेबस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है, जो कि 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग चार्जेस को एट रेस्ट पे हम लोग पढ़ते हैं, और उससे रिलेटेड जो फेनोमेना है, प्रॉपर्टीज वगैरह है, वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हम लोग फर्दर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ेंगे। फिर उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, एसी डीसी वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ये सब आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। इसमें दैट इज द चार्जेस इन मोशन। तो हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग को अपना स्टडी कन्फाइन करना है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्जेस एट रेस्ट। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं रब कर रहा हूं, तो हम लोग चार्ज पे डिस्कस करेंगे कि चार्ज कहते किसको है। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज कहते किसको है, व्हाट इज चार्ज? तो आप लोगों ने जैसे मास सुना होगा, और भी जो मैटर का जो प्रॉपर्टी होता है, वॉल्यूम सुना होगा। उसी तरह चार्जेस भी एक मैटर का वैसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब सेल्फ कंटेंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो चार्ज बेसिकली इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब जैसे आप लोग पहले मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्कस कर दूं इसका बेसिक आपको, ताकि आपको बिल्कुल फिजिक्स में चाहता हूं कि आपको समझ में ही ना आया, बिल्कुल आपको फील हो। तो जैसे आप लोग जानते ही मैटर किसको कहते हैं। तो मैटर हमारे आसपास जो भी कुछ चीजें हैं, सब्सटेंस है, जिसके पास कुछ मास है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। और वो जो मैटर है, तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो अल्टीमेटली वो जो मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है, जो सबसे छोटा से छोटा कण होता है, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, फर्दर उसको हम लोग कट नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एटम। और एटम जैसे आपने बहुत सारा थ्योरीज वगैरह अभी तक पढ़ा होगा आपने एटम के बारे में, उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी तक आपने जाना है कि एटम जो मेनली 3 कंस्टेंट्स होते हैं एटम के, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, तो कहता है कि एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, वो कहते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। एटम क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट से मिलकर बना हुआ होता है, और हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, और उसी फिक्स्ड स्पीड से एक फिक्स्ड सेंटर के अबाउट, दैट इज द न्यूक्लियस के अबाउट वो चक्कर लगाता रहता है। तो एटम जो मेनली क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, एटम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन एंड थर्ड न्यूट्रॉन। आपने जानते ही होंगे इसका कैसा डिस्कवरी वगैरह हुआ था। तो हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमको जो वहां से जो जरूरत का चीज है बस वही हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली एटम जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है, मतलब ये तीनों एटम के अंदर रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में वो चक्कर लगाता रहता है अपना फिक्स्ड स्पीड से। और ये जो न्यूक्लियस है आपका, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां पे कलेक्टिवली लाई करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक मास है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का जो मास होता है, तो वो लगभग होता है आपका 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और जो चार्ज है एक प्रोटॉन पे, वो सेम एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, बट नेचर इज अपोजिट। अगर हम लोग इसका अगर नेचर निगेटिव मानते हैं, तो इसका हम लोग क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास लगभग न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होता है, और ये होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। और इस पे चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो ये था आपका, ये चार्ज देख रहे हैं कि किसी भी मैटर के अंदर क्या है, एटम से, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ, और वो एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन तरह का पार्टिकल है। जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास भी है, चार्ज भी है, प्रोटॉन के पास भी मास है और चार्ज है, और न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास है, चार्ज नहीं है। तो जिस तरह मैटर के अंदर एटम है और एटम के अंदर ये तीनों पार्टिकल है और सबके पास मास और चार्ज है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है वो क्या है, एटम का बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और वो एटम जो है बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर का है। तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब सेल्फ कॉन्टेंट प्रॉपर्टी है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। ये था, आपको डिटेल से डिस्कशन था। और ये भी जानते हैं कि हम लोग जो एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो भी उसमें भी क्या है, तीन अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स है उसके, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पे हम लोग मास देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग कंपेयर करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कंपेयर करते हैं हम लोग, तो ये आ जाता है, ये आ जाता है लगभग, आप जब कैलकुलेट करिएगा, हमको याद है, तो कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 1846, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1846 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक प्रोटॉन का मास 1846 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ वन प्रोटॉन। क्योंकि अगर हम देखिए, अगर मेरे पास एक तराजू है, तो तराजू के पल्ले में अगर एक प्रोटॉन रख रहे हैं और दूसरे पल्ले में जब हम लोग 1846 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तब जाके वो बैलेंस करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। तो एटम क्या है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी मैटर का, और वो एटम के अंदर भी जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने क्या है, नेग्लिजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स में है, जो चार्ज है, जो सबसे बेसिक, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी सब्सटेंस के पास, किसी भी पार्टिकल के पास जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और वो किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये आप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा इस बात को कि जो पार्टिकल के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे बेसिक फंडामेंटल चार्ज है, वो दैट इज द चार्ज, और वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो वो चार्ज कितना है, किसके पास है, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, तब तक मैं इरेज कर देता हूँ इसको। बिल्कुल हम लोग बेसिक से एकदम पढ़ेंगे, आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता जाऊंगा। तो सिंबल क्या है, तो हम लोग बेसिकली सिंबल यूज करते हैं चार्ज के लिए, क्यू यूज कर देते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट इसका आपको पता ही होगा, कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने जब स्टार्ट किया होगा, फिजिक्स का बेसिक पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मीन्स सिर्फ जिसके पास वैल्यू है, डायरेक्शन से कोई उसका मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, और दैट इज, और वो जो ऐड होता हो वेक्टर, वो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत ऐड होता हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो चार्ज हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी।
तो आइए हम और इसको आगे बढ़ाते हुए इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आपका इसके पहले जो प्रॉपर्टी के पढ़ने से पहले हम लोग चार्जेस पढ़ लेंगे। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, आपको पता ही होगा। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। पता ही होगा आपको, पॉजिटिव चार्ज दैट इज द चार्ज ऑन एन प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और ये प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज का, तो हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज का, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and opposite charges attract each other। मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये था आपका बेसिक जो आपने अब तक यहाँ से पढ़ा होगा यहाँ तक। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। हेडिंग डालिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज क्या हो सकता है ना, जिस तरह से हम लोग एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। उसी तरह चार्ज भी क्या कर सकते हैं, उसको ना क्रिएट कर सकते हैं हम लोग ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके लिए जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज Q इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखिएगा इसको, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइए इस पे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है और उसके अंदर 3 चार्जेस है। इसके पास 3+3 कूलम है, इसके पास +2 कूलम है, इसके पास -1 कूलम है। और इसको मान लीजिए सिस्टम में हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, और चेंज इस तरह से चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से इस पे कितना आता है, 2 कूलम का चार्ज आ जाता है, इस पे 4 कूलम का। इस पे आपको बताना है कि कितना चार्जेस होगा इस पे। तो हम लोग यूज करते हैं वही कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो क्या कहता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ये क्या है, आइसोलेट क्या हुआ, इसके बाहर से ना चार्ज कहीं जा सकता है ना इसके अंदर कहीं चार्ज आ सकता है। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग जानते हैं चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। Q1 कितना है, 3 कूलम, 2 कूलम और -1 कूलम। ये कितना है, 2 कूलम, 4 कूलम और ये Q3 डैश कूलम। तो ये कितना आ जाएगा, 5, इधर 4 कूलम, इधर कितना आ गया 6 कूलम। तो ये कितना आ जाएगा, -2 कूलम। तो इसके पास कितना चार्जेस है,
-2 कूलम का। आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग डालिएगा आप लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज इज अवेलेबल ओनली इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब चार्ज क्या हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है या कोई पेन है या कुछ भी वैसा सब्सटेंस है, जैसे मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर अगर हम लोग कहीं से लेते हैं या फिर कहीं देंगे तो कितना देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, या फिर 1 लेंगे, 2 देंगे, इस तरह से। ऐसा तो नहीं है कि 1.5 देंगे, 2.5 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 3.5 ले लेंगे, इस तरह से। तो मतलब जब भी हम लोग इसको देंगे तो नंबर्स में देंगे, मतलब इंटीजर्स में देंगे। तो उसी तरह चार्ज क्या कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट मतलब फिक्स्ड नंबर्स में अवेलेबल होता है। तो कहीं से अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसी को, चार्ज किसी से ट्रांसफर करेंगे, कहीं देंगे या फिर कहीं लेंगे, तो मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे चार्ज इंडिपेंडेंटली किस पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी सब्सटेंस में अगर हम लोग चार्ज देंगे तो मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देंगे, और किसी से अगर हम लोग सब्सटेंस से चार्ज लेंगे तो कितना, किसी सब्सटेंस में ट्रांसफर करेंगे तो कितना लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसमें ट्रांसफर कर सकेंगे ना। तो यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। चार्ज इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। सेकेंड क्या कहता है, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मतलब चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, that is q is equal to n into e, where q क्या है, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज है, e n क्या है, इंटीजर है, और e क्या है, that is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड, बहुत सिंपल सा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर प्रॉब्लम है, कैन ए चार्ज ऑफ 8 into 10⁻⁻18 कूलम बी ट्रांसफर्ड टू ए सब्सटेंस। क्या हम लोग किसी सब्सटेंस में 8 into 10⁻⁻18 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, ये आपका प्रॉब्लम है। तो देखिए, खुद से बनाइए। तो हम लोग जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या कहता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस में चार्ज को अगर ट्रांसफर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E हम लोग ट्रांसफर कर सकेंगे। तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। तो Q कितना है, चार्ज हमारा कितना दिया हुआ है, 8 into 10⁻⁻18 कूलम। N नहीं दिया हुआ, E हमको पता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लिए हैं, माइनस लगा भी सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को तो चार्ज ट्रांसफर करना है ना। तो यहाँ पे n हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 8 into 10⁻⁻18 कूलम अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये लगभग कट के -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो ये फिर ऊपर 1 जाएगा, तो ये आपका लगभग 50 आ जाएगा। ये n क्या है आपका 50, और वो क्या है, इंटीजर है। मतलब हम लोग अगर चार्ज ट्रांसफर किए हैं तो किससे,
इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ई की है, मतलब ये पॉसिबल है, कर सकते हैं, इतना हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द वेज टू ट्रांसफर द चार्ज। अगर हम लोग किसी सब्सटेंस में ट्रांसफर करेंगे चार्ज, मतलब किसी से लेंगे या फिर किसी से देंगे, तो क्या क्या वेज है। तो बेसिकली आपको जो एनसीईआरटी जो सिलेबस वगैरह में दिया हुआ है, देयर आर 3 वेज टू ट्रांसफर द चार्ज। फर्स्ट है आपका चार्जिंग बाई कंडक्शन, सेकंड है चार्जिंग बाई इंडक्शन और थर्ड है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो आइए इसको भी कर ही लेते हैं। हालांकि कोई इम्पोर्टेंट कुछ खास है नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो आपको जानना चाहिए। वेज टू ट्रांसफर और चार्ज ए बॉडी, क्या क्या वेज है। तो देयर आर 3 वेज। फर्स्ट चार्जिंग बाई कंडक्शन, सेकेंड है चार्जिंग बाई इंडक्शन और थर्ड है आपका चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। देखते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या कहता है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई अगर चार्ज बॉडी है, मान लीजिए इस पे निगेटिव चार्ज है और कोई दूसरा न्यूट्रल बॉडी है मेरे पास, तो इसको जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे तो ये क्या करेगा, निगेटिव से इसमें क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर कर जाएगा। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में जब हम लोग लाएंगे इसको, यहाँ से क्या करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफर कर जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। सेकेंड चार्जिंग बाई इंडक्शन किसको कहते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, निगेटिव चार्ज है और दूसरे पास अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो ड्यू टू पोलराइजेशन, आप जानते होंगे पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन ये क्या हो जाएगा, ये इसमें हम लोग जानते हैं कि ये अगर कोई मेटल बॉडी है तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, इधर निगेटिव चार्जेस के वजह से ये इधर का जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब निगेटिव चार्ज हमने पढ़ा है पहले कि क्या करता है, सेम चार्जेस रिपेल करता है। इधर का सारा जितना भी निगेटिव चार्ज है क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर निगेटिव। इसको हम लोग फर्दर अगर अर्थ कर देते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं, अर्थ हम लोग जानते हैं क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है या फिर इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, आ सकता है। तो इससे हम लोग अर्थ करेंगे तो ये क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्दर ये आपका ये ड्यू टू इंडक्शन ये क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव चार्जेस आ जाएगा। दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसको कहते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास बॉडी है, इस तरह का कुछ बॉडी है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। इसको जब हम लोग रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, जब रब करेंगे तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और थर्मल एनर्जी इतना सफिशिएंट एनर्जी होगा ताकि वो जो मैक्सिमम एमिशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स टू ब्रिंग आउट जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको इतना थर्मल एनर्जी मिल जाता है कि उसका जो आयनेशन एनर्जी है, तो आयनेशन एनर्जी किसको कहते हैं, it is the minimum amount of energy to bring out the electron from the outermost cell of an atom। कि किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हम लोग इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर देते हैं ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, वहां से लिबरेट हो जाए, वहां से मतलब मेरा बाहर आ जाए। तो वो थर्मल एनर्जी क्या काम करेगा यहाँ पे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों सब्सटेंस के, तो क्या करेगा, थर्मल एनर्जी आयनेशन एनर्जी का काम करेगा और वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या हो जाएगा, लिबरेट कर जाएगा। और वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपका चार्जिंग, देयर आर 3 वेज ऑफ चार्जिंग था, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में हम लोग देखेंगे और आगे पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया हो। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं रिप्लाई करता जाऊंगा। ओके, ठीक, गुड।